पढ़ेंगे भारतीय मानसून। आइए इसमें देखते हैं। भारत की जलवायु मानसूनी पवनों से बहुत अधिक प्रभावित है। ऐतिहासिक काल में भारत आने वाले नाविकों ने सबसे पहले मानसून परिघटना पर ध्यान दिया, क्योंकि नाविक थे ज्यादातर क्या है जल के माध्यम से यात्रा करते थे। तो चूंकि जलीय क्षेत्रों में क्या है मौसमी परिघटनाएं बहुत कतई स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। पवन तंत्र की दिशा उलट जाने, उत्क्रमण के कारण उन्हें लाभ हुआ, चूंकि उनके जहाज पवन के प्रवाह की दिशा पर निर्भर थे। देखिए, पानी में यदि कोई वस्तु है और यदि उस पे हवा का बल लग रहा है तो जिस दिशा में बल लगेगा उस दिशा में वह वस्तु आसानी से क्या होगी, मूवमेंट करेगी। अरबवासी जो व्यापारियों की तरह भारत आए थे, उन लोगों ने पवन तंत्र के इस मौसमी उत्क्रमण को मानसून का नाम दिया। ठीक है। मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग 20 डिग्री उत्तर एवं 20 डिग्री दक्षिण के बीच रहता है। मानसून की प्रक्रिया को समझने के लिए निम्नलिखित तथ्य महत्वपूर्ण है। पहला, स्थल तथा जल के गर्म एवं ठंडे होने की विभेदी प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न होता है, जबकि इसके आसपास के समुद्रों के ऊपर उच्च दाब का क्षेत्र बनता है। ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। यह विषुववृत्तीय गर्त है जो प्राय विषुववृत्त से 5 डिग्री उत्तर में स्थित होता है। इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है। हिंद महासागर में मेडागास्कर के पूर्व लगभग 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के ऊपर उच्च दाब वाला क्षेत्र होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर, एक मिनट यहां से देखिए, होता है। इस उच्च दाब वाले क्षेत्र की स्थिति एवं तीव्रता भारतीय मानसून को प्रभावित करती है। ग्रीष्म ऋतु में तिब्बत का पठार बहुत अधिक गर्म हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पठार के ऊपर समुद्र तल से लगभग 9 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीव्र ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं एवं उच्च दाब का निर्माण होता है। ग्रीष्म ऋतु में हिमालय के उत्तर पश्चिमी जेट धाराओं का भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट धाराओं का प्रभाव होता है। इसके अतिरिक्त दक्षिणी महासागरों के ऊपर दाब की अवस्थाओं में परिवर्तन भी मानसून को प्रभावित करता है। सामान्यतः जब दक्षिण प्रशांत महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में उच्च दाब होता है, तब हिंद महासागर के उष्णकटिबंधीय पूर्वी भाग में निम्न दाब होता है। लेकिन कुछ विशेष वर्षों में वायु दाब की स्थिति विपरीत हो जाती है तथा पूर्वी प्रशांत महासागर के ऊपर हिंद महासागर की तुलना में निम्न दाब का क्षेत्र बन जाता है। दाब की अवस्थाओं में इस नियतकालिक परिवर्तन को दक्षिणी दोलन के नाम से जाना जाता है।
डार्विन, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया हिंद महासागर 12 डिग्री 30 मिनट दक्षिण से 131 डिग्री पूर्व तथा ताहिती प्रशांत महासागर 18 डिग्री दक्षिण से 149 डिग्री पश्चिम के दाब के अंतर की गणना मानसून की तीव्रता के पूर्वानुमान के लिए की जाती है। अगर दाब का अंतर ऋणात्मक है तो इसका अर्थ होगा औसत से कम तथा विलंब से आने वाला मानसून। एल नीनो दक्षिणी दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है। यह एक गर्म समुद्री जलधारा है जो पेरू की ठंडी धारा के स्थान पर प्रत्येक 2 या 5 वर्ष के अंतराल में पेरू तट से होकर बहती है। दाब की अवस्था में परिवर्तन का संबंध एल नीनो से है, इसलिए इस परिघटना को एंसो एल नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है। मानसून का आगमन एवं वापसी देख लीजिए। व्यापारिक पवनों के विपरीत मानसूनी पवने नियमित नहीं है, लेकिन ये स्पंदमान प्रकृति की होती हैं। उष्णकटिबंधीय समुद्रों के ऊपर प्रवाह के दौरान ये विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं से प्रभावित होती हैं। मानसून का समय जून के आरंभ से लेकर मध्य सितंबर तक 100 से 120 दिनों के बीच होता है। इसके आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे मानसून प्रस्फोट तो आप जानते ही हैं, फटना है कहते हैं, तथा इसे मानसून पूर्व बौछारों से पृथक किया जा सकता है। सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह 2 भागों में बंट जाता है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन बाद 10 जून के आसपास मुंबई पहुंचती है। यह एक तीव्र प्रगति है। बंगाल की खाड़ी की शाखा भी तीव्रता से आगे की ओर बढ़ती है तथा जून के प्रथम सप्ताह में असम पहुंचती है। ऊंचे पर्वतों के कारण मानसूनी पवने पश्चिम में गंगा के मैदान की ओर मुड़ जाती है। मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र, कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुंच जाती है। अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती हैं। दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से जून के अंतिम सप्ताह में लगभग 29 जून तक होती है। जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान में पहुंच जाता है। मध्य जुलाई तक मानसून हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में पहुंच जाता है। मानसून की वापसी अपेक्षाकृत एक क्रमिक प्रक्रिया है जो भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में प्रारंभ हो जाती है। मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से पूरी तरह पीछे हट जाता है। प्रायद्वीप के दक्षिणी आधे भाग में वापसी की गति तीव्र होती है। दिसंबर के प्रारंभ तक देश के शेष भाग से मानसून की वापसी हो जाती है। द्वीपों पर मानसून की सबसे पहली वर्षा होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह
से लेकर मई के प्रथम सप्ताह तक होती है। मानसून की वापसी भी क्रमशः दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। इस समय देश का शेष भाग शीत ऋतु के प्रभाव में होता है। ऋतुएं, मानसूनी जलवायु की विशेषता एक विशिष्ट मौसमी प्रतिरूप होती है। देखिए, जो ये मानसून का आगमन एवं वापसी की बात की गई है यहां पे, आइए इसको एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। हालांकि कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं, बहुत धीरे चैप्टर पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको समझना ज्यादा जरूरी लगता है, तो उनके लिए देखिए, यहां से मानसून क्या हुआ, चलना प्रारंभ किया। ये एक शाखा इसकी बंगाल की खाड़ी में प्रवेश करती है और दूसरी शाखा कहां प्रवेश करती है, अरब सागर में। इसी बात को कहा गया है, ठीक है। अब ये यहां से क्या होती है, यहां से चूंकि यहां स्थल भाग है और यहां पर्वतीय क्षेत्र है हिमालय के, तो यहां से ये टकरा के यहां क्या होती है, रोटेट हो जाती है, ठीक है। तो ये यहां पे चूंकि हिमालयी क्षेत्र है, ये ऊपर का क्षेत्र, तो ये यहां से ऐसे तिरछा स्वरूप धारण करती है। चूंकि अरब सागर वाली शाखा भी क्या करती है, यहां पे आपका पश्चिमी पठार है, पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट को चूंकि पार नहीं कर पाती है, लेकिन आगे जब ये गुजरात के कच्छ के रण में पहुंचती है तो वहां पे इसे क्या मिलता है, गैप मिल जाता है। तो यहां से ये क्या करती है, इस मानसून में आके क्या होती है, समाहित हो जाती है। देख रहे हैं आप, यही प्रक्रिया इसमें बताई गई है। जून महीने के दौरान मौसम की स्थिति यही बताई गई है। इसकी वापसी देख लीजिए। अब अरब सागर की हवाएं क्या है, मान लीजिए यहां जो मानसून चले हैं वापस तो होंगे ही भैया, तो यहां से इन्होंने वापसी कर ली और यहां से इन्होंने वापसी कर ली। क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य की स्थिति लगातार बदलती रहती है, ठीक है ना। तो देखिए, होता क्या है कि आपको पढ़ाया गया है कि हमारी पृथ्वी के घूर्णन के कारण सूर्य की स्थिति क्या होती है, बदलती रहती है। सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी चक्कर करती है, चक्कर काटती है। आपको यह बहुत आसानी से समझाया भी गया है। तो देखिए, पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य वर्ष में आधे समय उत्तरायण में आता है और आधा दक्षिणायन होता है। इसी कारण मानसून का क्या होता है, हमेशा प्रभाव बदलता रहता है। यानी मानसून एक समय क्या होगा, ऐसे होगा जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक समय इस प्रकार से, ठीक है। यही इस पैराग्राफ में समझाया गया है। चूंकि एक एक लाइन समझाने में पैराग्राफ के समय लगता है, और कुछ बच्चे इसमें क्या है कि लगता है उनको कि सर बहुत धीरे चल रहे हैं, तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा ठीक ठाक चलूंगा। आपको पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद से फिर उसको मोटा मोटी एक ही बार में समझा दूंगा। एक ऋतु से दूसरे ऋतु में मौसम की अवस्थाओं में बहुत अधिक परिवर्तन होता है, विशेषकर देश के आंतरिक भागों में यह परिवर्तन अधिक मात्रा में परिलक्षित होता है। तटीय क्षेत्रों के तापमान में बहुत अधिक भिन्नता नहीं होती है, बताया गया था आपको। यद्यपि यहां वर्षा के प्रारूपों में भिन्नताएं होती हैं। आप अपने क्षेत्र में कितने प्रकार की ऋतुओं का अनुभव करते हैं? भारत में मुख्यतः 4 ऋतुओं को पहचाना जा सकता है। ये है शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, कुछ क्षेत्रीय विविधताओं के साथ मानसून के आगमन तथा वापसी का काल, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बसंत ऋतु और पतझड़ भी कहते हैं। शीत ऋतु
उत्तरी भारत में शीत ऋतु मध्य नवंबर से आरंभ होकर फरवरी तक रहती है। भारत के उत्तरी भाग में देखिए ये आपका मानसून का आगमन दिखाया गया है भारतीय क्षेत्र में किस किस प्रकार से है। ठीक है, ये आपको देखिए यहां से बंगाल की खाड़ी क्या है, चलती है और ये यहां पे रोटेशन होता है हवाओं का। ठीक है ना, और ये आपका क्या है, ये यहां पे आपका हिमालयी क्षेत्र है जो बहुत ऊंची ऊंची चोटियां हैं, आपको बताई गई थी। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, इनसे मानसून का टकराव होता है जिसके कारण एक अवरोध उत्पन्न होता है। दिसंबर एवं जनवरी सबसे ठंडे महीने होते हैं। तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ने पर घटता जाता है। ठीक है, पूर्वी तट पर चेन्नई का औसत तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है, जबकि उत्तरी मैदान में यह 10 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। दिन गर्म तथा रातें ठंडी होती हैं। उत्तर में तुषारपात सामान्य है तथा हिमालय के ऊपरी ढालों पर हिमपात होता है। इस ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं। यह स्थल से समुद्र की ओर बहती हैं तथा इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। इन पवनों के कारण कुछ मात्रा में वर्षा तमिलनाडु के तट पर होती है, क्योंकि वहां ये पवनें समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। देश के उत्तरी भाग में एक कमजोर उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है, जिसमें हल्की पवनें इस क्षेत्र से बाहर की ओर प्रवाहित होती हैं। उच्चावच से प्रभावित होकर ये पवनें पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी से गंगा घाटी में बहती हैं। सामान्यतः इस मौसम में आसमान साफ, तापमान तथा आर्द्रता कम एवं पवनें शिथिल तथा परिवर्तित होती हैं। शीत ऋतु में उत्तरी मैदानों में पश्चिमी एवं उत्तर पश्चिमी से चक्रवाती विक्षोभ का अंतर्वाह विशेष लक्षण है। यह कम दाब वाली प्रणाली भूमध्य सागर एवं पश्चिमी एशिया के ऊपर उत्पन्न होती है। तथा पश्चिमी पवनों के साथ भारत में प्रवेश करती है। इसके कारण शीतकाल में मैदानों में वर्षा होती है तथा पर्वतों पर हिमपात, जिसकी उस समय बहुत अधिक आवश्यकता होती है। यद्यपि शीतकाल में वर्षा, जिसे स्थानीय तौर पर महावट कहा जाता है, की कुल मात्रा कम होती है, लेकिन ये रबी फसलों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। प्रायद्वीपीय भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है। समुद्री पवनों के प्रभाव के कारण शीत ऋतु में भी यहां तापमान के प्रारूप में न के बराबर परिवर्तन होता है। ग्रीष्म ऋतु देख लीजिए, ये देखिए यही भाग है आपका, यही पूरा क्षेत्र है। यहां देखिए, यहां कुछ छोटे से निम्न वायुदाब क्षेत्रों का निर्माण होता है। व्यापारिक पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं और हमेशा ही क्या होती है, ये आपके पश्चिम की ओर चलती है। तो इसीलिए व्यापारिक पवनें क्या करती हैं, अब यहां तो वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, यहां सर्वाधिक होगी, फिर यहां होगी, फिर यहां होगी और यहां कम हो जाती है। लेकिन चूंकि जो हवाएं, जो मौसमी हवाएं अरब सागर की ओर से आती हैं, वो यहां पर भी आकर क्या करती हैं, जल वर्षा करती हैं। इसीलिए यहां की वर्षा कम होती है और यहां पर वर्षा क्या होती है,
सर्वाधिक होती है। सूर्य के उत्तर की ओर आभासी गति के कारण भूमंडलीय ताप पट्टी उत्तर की तरफ खिसक जाती है। देखिए, सूर्य जब उत्तरायण में चला जाता है तो क्या होती है, भूमंडलीय ताप पट्टी जो होती है वो किधर खिसक जाती है, उत्तर की ओर, लगभग 10 डिग्री के आसपास। तो देखिए, जब 10 डिग्री उत्तर अक्षांश में सूर्य क्या होगा, सीधे होगा, तो वहां पे क्या होगी, तापमान बढ़ जाएगी धरातल की, और जिसके कारण तापमान धरातल के बढ़ने के कारण क्या होगी, ग्रीष्म ऋतु, गर्मी का एहसास होने लगेगा। आइए देखते हैं इसमें। भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है ताप पट्टी के स्थानांतरण के प्रभाव का पता विभिन्न अक्षांशों पर मार्च से मई के दौरान रिकॉर्ड किए गए तापमान को देखकर लगाया जा सकता है। मार्च में दक्कन के पठार का उच्च तापमान लगभग 38 डिग्री सेल्सियस होता है। अप्रैल में मध्य प्रदेश, गुजरात का तापमान लगभग 42 डिग्री सेल्सियस। मई में देश के उत्तर पश्चिमी भागों का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस। प्रायद्वीपीय भारत में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रायद्वीपीय क्षेत्र क्या है, एक तो शंकुनुमा है, और दूसरा नंबर ज्यादातर भाग इसका क्या है, आसपास के किनारे से, जलीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है। और मैंने बताया था कि समुद्री क्षेत्रों से लगे हुए जितने भी भूभाग होंगे वो क्या करेंगे, तापमान की समानता को बनाए रखेंगे, यानी वहां तापमान में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। देश के उत्तरी भाग में ग्रीष्म काल में तापमान में वृद्धि होती है, वायुदाब में कमी आती है। मई के अंत में उत्तर पश्चिमी में थार के रेगिस्तान से लेकर पूर्व एवं दक्षिण पूर्व में पटना तथा छोटा नागपुर पठार तक एक कम दाब का लंबवत क्षेत्र उत्पन्न होता है। पवन का परिसंचरण इस गर्त के चारों ओर प्रारंभ होता है। लू सुना होगा आप लोगों ने, लू समझते हैं ना, गर्म हवाएं, जिसे हम क्या कहते हैं, लू कहते हैं। ग्रीष्म काल का एक प्रभावी लक्षण है, यह धूल भरी गर्म एवं शुष्क पवनें होती हैं, जो दिन के समय भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में चलती हैं। कभी कभी ये देर शाम तक जारी रहती है। इस हवा का सीधा प्रभाव घातक भी हो सकता है। हमने कहा ना कि कभी कभी आपको घर के लोग भी कहते होंगे कि आप गर्मी के समय बहुत ज्यादा तापमान यदि बढ़ा हुआ है तो आप बाहर न निकले, नहीं तो लू लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी और आपकी तबीयत क्या होगी, बिगड़ जाएगी। तो वही है। उत्तरी भारत में मई महीने के दौरान सामान्यतः धूल भरी आंधियां आती हैं। यह आंधियां अस्थायी रूप से आराम पहुंचाती हैं, क्योंकि ये तापमान को कम कर देती हैं तथा अपने साथ ठंडे समीर एवं हल्की वर्षा लाती हैं। इस मौसम में कभी कभी तीव्र हवाओं के साथ गरज वाली मूसलाधार वर्षा भी होती है। इसके साथ प्रायः हिमवृष्टि भी होती है। बैसाख के महीने में होने के कारण पश्चिमी बंगाल में इसे काल बैसाखी कहा जाता है। ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्व मानसूनी वर्षा होती है। इसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं। प्रायः इसे आम्र वर्षा भी कहा जाता है। देखिए, ये आम्र वर्षा है, अम्ल वर्षा नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग, नहीं तो कुछ बच्चे क्या है, इसे अम्ल वर्षा ना कह दें। ठीक है, अम्ल वर्षा अलग है, आम्र वर्षा अलग है। तो ये आम्र वर्षा है आपकी। वर्षा ऋतु या मानसून का आगमन